हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनक्कम, केम छो। मैं अमित सागर जीतेंगे हम की दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरी इन ऑडियो बुक समरीज को इतना सारा प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जीत आपकी के चैप्टर 8 की, जिसका टॉपिक है अच्छी शख्सियत बनाने के 25 तरीके। अगर आपने मेरे अभी तक पिछले चैप्टर की ऑडियो बुक समरीज को नहीं सुना है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप उन्हें ज़रूर सुनें। तो चलिए शुरू करते हैं जीत आपकी के चैप्टर 8 को, जिसमें हम जानेंगे कौन से 25 तरीके हैं जिससे हम अपनी शख्सियत को बेहतरीन बना सकते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे का कहना है कि जिसे उड़ना सीखना हो उसे पहले खड़ा होना, चलना और दौड़ना आना चाहिए। तो यहाँ हम बात करेंगे उन 25 कदमों की जो हमारी शख्सियत को और भी बेहतर बना सकती हैं, जिसमें पहला कदम है जिम्मेदारी स्वीकार करें, एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। एल्बर्ट हबर्ड का कहना है कि जिम्मेदारियां उस व्यक्ति की तरफ खींची चली जाती हैं जो उन्हें कंधे पर उठा सकता है। जब लोग अतिरिक्त जिम्मेदारियों को स्वीकार करते हैं तो दरअसल वो अपनी उन्नति का दरवाज़ा खोल रहे होते हैं। जवाबदेही को स्वीकार करना ही जिम्मेदार व्यवहार है। यह उसकी समझदारी और मैच्योरिटी को दिखाता है। जिम्मेदारी कबूल करने की भावना हमारे नज़रिए और उस माहौल की छवि होती है जिसमें हम काम करते हैं। ज़्यादातर लोग कुछ अच्छा होने पर तुरंत श्रेय ले लेते हैं, मगर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो गलती होने पर अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं। अगर एक व्यक्ति जिम्मेदारियों को स्वीकार नहीं करता तो उनसे उसे छुटकारा नहीं मिलता है। इसलिए आपका मकसद जिम्मेदार व्यवहार का विकास होना चाहिए। और इसी में अगला पॉइंट है कि इल्ज़ाम लगाने का खेल बंद करें, स्टॉप द ब्लेम गेम। ये कहना छोड़ दें कि हर कोई ऐसा करता है, ऐसा तो कोई नहीं करता, सारा दोष तुम्हारा है। जो लोग खुद जिम्मेदारी नहीं उठाते वो लोग माँ बाप, गुरु, वंश, ऊपर वाले, भाग्य और ग्रह नक्षत्रों को दोष देते हैं। पुरानी भारतीय परंपरा हमें ये सिखाती है कि हमारी पहली जिम्मेदारी समाज के प्रति है, दूसरी परिवार के प्रति और तीसरी खुद के प्रति। उस समाज का पतन होने लगता है जिसमें इसका क्रम उल्टा होता है। सामाजिक जिम्मेदारी हर नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। जिम्मेदारी और आज़ादी हाथ में हाथ डाले चलती हैं। एक अच्छे नागरिक की यही पहचान है कि वो अपना बोझ खुद उठाने को तैयार रहे। और इसी में दूसरा कदम है औरों की परवाह करना, यानी शो कंसिडरेशन। चलिए एक छोटी सी कहानी के ज़रिए मैं आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूँ। एक दिन एक 10 साल का बच्चा एक आइसक्रीम की दुकान पर गया और टेबल पर बैठकर एक महिला वेटर से पूछा, एक कोन आइसक्रीम कितने की है? उसने कहा 75 सेंट की। बच्चा हाथ में पकड़े सिक्कों को गिनने लगा। फिर उसने पूछा, छोटी कप वाली आइसक्रीम कितने की है? वेटर ने बेसब्री से कहा 65 सेंट की। लड़का बोला, मुझे छोटा कप ही दे दो। लड़के ने अपनी आइसक्रीम खाई, पैसे दिए और चला गया। जब वेटर खाली प्लेट उठाने के लिए आई तो जो उसने देखा वो बात उसके मन को छू गई। वहाँ 10 सेंट टिप के रखे हुए थे। उस छोटे बच्चे ने उस वेटर का ख्याल किया। उसने संवेदनशीलता दिखाई। उसने खुद से पहले दूसरे के बारे में सोचा। अगर हम सब एक दूसरे के लिए उस छोटे बच्चे की तरह सोचे तो यह दुनिया कितनी हसीन हो जाएगी। दूसरों का ख्याल करें और नम्रता और शिष्टता दिखाएं। दूसरों का ख्याल रखना ये दिखाता है कि हम उनकी परवाह करते हैं। और इसी में तीसरा कदम है सबकी जीत के बारे में सोचें, यानी थिंक विन विन। हमेशा ऐसी चीज़ का चुनाव करें जिससे आपका और आपके साथ वाले का दोनों का भला हो। जब हम अपने ग्राहकों, अपने परिवार, अपने मालिक, अपने कर्मचारियों की सेवा करते हैं तो हमें जीत खुद ब खुद मिल जाती है। हमें हमेशा सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें ऐसा सोचना चाहिए जिससे हमारे साथ साथ दूसरों का भी भला हो। इसी को कहते हैं विन विन सिचुएशन। और अब इसी में चौथा कदम है अपने शब्दों को सावधानी से चुनें। चूज़ योर वर्ड्स केयरफुली। जो मन में आए वही बोलने से आदमी को बाद में वो सुनना पड़ता है जो उसे पसंद नहीं होता। व्यवहार में चतुर बने। व्यवहार में चतुर होने का मतलब है कि हम अपने शब्दों का चुनाव समझदारी और होशियारी से करें और जानें कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं।
इसका मतलब ये जानना भी है कि क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। सोच के बोलें, ना कि बोल के सोचें। समझदारी और बेवकूफ़ी में यही फ़र्क है। ज़रूरत से ज़्यादा बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप बातचीत करने में कुशल हैं। बोलिए कम, कहिए ज़्यादा। टॉक लेस, से मोर। कड़वाहट भरे शब्द भरपाई ना किए जा सकने वाले नुकसान पहुंचा सकते हैं। कई बार देखा गया है कि माँ बाप द्वारा बच्चों से की जाने वाली बातचीत का ढंग उनके भविष्य को शक्ल देता है। और इसी में 5वां कदम है आलोचना और शिकायत ना करें। डोंट क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन। जब मैं आलोचना की बात करता हूं तो मेरा मतलब है नकारात्मक आलोचना से। हम आलोचना क्यों ना करें? जब किसी की बुराई की जाती है तो उसका रवैया खुद को बचाने का हो जाता है। इसीलिए हमें सही आलोचना करनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। रचनात्मक आलोचना कैसे दी जा सकती है? नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि मदद करने के इरादे से आलोचना कीजिए। आलोचना करते समय हल पेश करना भी ज़रूरी है। व्यवहार की आलोचना करें, ना कि व्यक्ति की, क्योंकि जब हम व्यक्ति की आलोचना करते हैं तो उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं। कोच बने, सहायता करने की भावना से आलोचना करें। कोच अपने खिलाड़ियों की आलोचना उनके खेल को सुधारने के लिए करता है। आलोचना समझाने के लिए करें, ना कि डराने धमकाने के लिए। आलोचना हमेशा अकेले में करें, सबके सामने नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा करने से मित्रता की भावना बनी रहती है, जबकि दूसरों के सामने आलोचना करना अपमानजनक लग सकता है। दूसरे इंसान को अपनी सफाई पेश करने का मौका दें, उसे गलतियां सुधारने के फायदे बताएं और गलतियां ना सुधारने के नुकसान भी बताएं। काम पर उंगली उठाएं, इरादों पर नहीं। अगर इरादों पर ही संदेह हो तो संबंध तोड़ देना ही बेहतर होगा। आलोचना करने पर अगर कोई अपनी गलती सुधार लेता है और सही कदम उठाता है तो उसे शाबाशी दें। अपनी बात सकारात्मक रुख और प्रशंसा के साथ खत्म करें। और इसी के साथ अगला पॉइंट है कि आलोचना स्वीकार करना, यानी रिसीविंग क्रिटिसिज्म। हो सकता है कि हमारी आलोचना कभी सही और कभी गलत ढंग से की जा सकती हो। दुनिया में महान लोगों की भी आलोचना हुई है। सही आलोचना फ़ायदेमंद हो सकती है और इसे एक सही सलाह के रूप में कबूल करना चाहिए। नाजायज़ आलोचना असल में छिपी हुई तारीफ है। आम लोग जीतने वालों को पसंद नहीं करते। लोग जब सफल नहीं होते और उन्हें आपस में बातचीत करने के लिए कोई मुद्दा नहीं होता तो वो सफल लोगों को निशाना बनाते हैं। गलत आलोचना 2 वजह से की जा सकती है। पहला, अज्ञानता। जब आलोचना अज्ञानता की वजह से की जाती है तो सही जानकारी देकर उसे आसानी से सुधारा या बंद कराया जा सकता है। दूसरी, जलन की वजह से होने वाली आलोचना। जब आलोचना जलन की वजह से होती है तो इसे छिपी हुई तारीफ के रूप में स्वीकार करें। हमारी गलत आलोचना इसलिए हो रही है क्योंकि आलोचक हमारी जगह खुद को देखना चाहता है, लेकिन वहाँ ना हो सकने की वजह से वो तारीफ की जगह आलोचना करता है। जिस पेड़ पर ज़्यादा फल लगते हैं उसी पर सबसे ज़्यादा पत्थर मारे जाते हैं। रचनात्मक आलोचना को स्वीकार करने की काबिलियत ना होना कमज़ोर स्वाभिमान की निशानी है। इसे सही ढंग से लें, इसे दरिया दिली के साथ स्वीकार करें, ना कि मन मुटाव के साथ। इसको खुले दिमाग से आंकें। अगर वो सही गलती हो तो उसे कबूल करें, उससे सीखें और उस पर अमल करें। उस इंसान के शुक्रगुजार हों जो हमारी रचनात्मक आलोचना करता है, क्योंकि वो हमारी भलाई और हमारी सहायता करना चाहता है। ज़्यादातर लोगों के साथ समस्या ये है कि वो सही आलोचना स्वीकार करने के बजाय झूठी तारीफ सुनकर बर्बाद होना पसंद करते हैं। इसी में अगला पॉइंट है शिकायतें, यानी कंप्लेंट्स। कुछ लोगों को शिकायतें करने की बीमारी होती है। अगर गर्मी है तो बहुत गर्मी है, अगर ठंड है तो बहुत ठंड है। उनके लिए हर दिन खराब है। जब सब कुछ ठीक ठाक हो तो भी वो शिकायतें करते हैं। इससे कोई नतीजा नहीं निकलता। ये शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। क्या इसका ये मतलब हुआ कि हमें कभी शिकायत नहीं करनी चाहिए या दूसरों को शिकायत करने का मौका नहीं देना चाहिए? हरगिज़ नहीं। सकारात्मक आलोचना की तरह ही अगर इसे भी सही ढंग से किया जाए तो शिकायत काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है। रचनात्मक ढंग से की गई शिकायतें ये दिखाती हैं कि शिकायत करने वाला परवाह करता है। जिससे शिकायत होती है उसे सुधार का दूसरा मौका मिलता है। और इसी में छठा कदम है मुस्कुराएं और दयालु बने। स्माइल एंड बी काइंड।
खुश मिजाजी अच्छाई से पैदा होती है। मुस्कान बनावटी भी हो सकती है और सच्ची भी। मुद्दे की बात यह है कि मुस्कान असली हो। त्योरियां चढ़ाने में मुस्काने से ज़्यादा मांसपेशियां खिंचती हैं, इसलिए त्योरियां चढ़ाने से मुस्कुराना अधिक आसान है। इससे सूरत निखरती है। एक चिड़चिड़े इंसान के साथ कौन रहना चाहेगा? कोई नहीं, सिवाय उससे भी बड़े चिड़चिड़े के। हम मुस्कुराते हैं तो दूसरे लोग भी मुस्कुराते हैं। इससे हमारा चेहरा बिना कुछ खर्च किए ही खिल जाता है। हंसते हुए नूरानी चेहरे को हमेशा पसंद किया जाता है। और 7वां कदम है दूसरों के व्यवहार का सही अर्थ निकालें। पुट पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन ऑन अदर्स बिहेवियर। पूरी जानकारी ना होने की वजह से लोग आदतन दूसरों द्वारा किए गए या नहीं किए गए काम का गलत अर्थ लगाते हैं। कुछ लोग एक भ्रम के शिकार हैं। वो समझते हैं कि दुनिया उनके खिलाफ है और पीछे पड़ी हुई है, मगर ऐसा नहीं है। सोच सकारात्मक होने से हमें शख्सियत को आकर्षक बनाने का मौका मिलता है, जिससे हमारे रिश्ते बेहतर बनते हैं। और 8वां कदम है अच्छे श्रोता बने। बी अ गुड लिसनर। हम लोगों को अक्सर कहते सुनेंगे कि बातचीत की कला मर रही है, लेकिन क्या हमको नहीं लगता कि अच्छा श्रोता मिलना काफ़ी मुश्किल है? वास्तव में एक अच्छा श्रोता काफ़ी मूल्यवान होता है। खुद से सवाल करें, हमको कैसा लगता है जब हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति हमारी बात सुने, लेकिन वो सुनने से ज़्यादा बोले, हमारी पहली बात पर ही असहमति प्रकट करे, वो हमको हर कदम पर टोके, वो बेसब्री दिखाए और हमारे हर वाक्य को खुद पूरा करे, ऐसे नतीजे पर पहुँचे जिसका तथ्यों से कोई मतलब ही नहीं है। वो ऐसे सवाल पूछे जिनका बातचीत के मुद्दों से कोई रिश्ता नहीं है। ये सभी बातें इस बात को दिखाती हैं कि उस इंसान को हम में या बातचीत के मुद्दों में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसमें शिष्टाचार का अभाव है। हमारे सुनने के ढंग से पता चलता है कि हम कितनी परवाह करते हैं। हम जब दूसरे व्यक्ति के प्रति ख्याल रखने का नज़रिया दिखलाते हैं तो वो व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण महसूस करता है। जब वो महत्वपूर्ण महसूस करता है तो क्या होता है? उसका हौसला बढ़ जाता है और वो हमारी बातें सुनने के लिए और भी अच्छी तरह तैयार हो जाता है। डेविड ऑसबर्गर का कहना है कि खुले दिल वाला होने की एकमात्र विश्वसनीय पहचान है खुले कान वाला भी होना। एक अच्छा श्रोता बनने के लिए दूसरों को बोलने के लिए उत्साहित करें। सवाल पूछें, ये हमारी दिलचस्पी को दिखाता है। वक्ता के बोलते समय रुकावट न डालें। संदेश पर ध्यान दें, ना कि कहने के सलीके पर। भावों को समझें, ना कि सिर्फ शब्दों को सुने। और 9वां कदम है उत्साही बने। बी इंथियास्टिक। रॉल्फ वॉल्डो इमर्सन का कहना है कि बिना उत्साह के कभी कोई बड़ा काम नहीं हुआ। उत्साह और सफलता साथ साथ चलते हैं, मगर उत्साह का नंबर पहला है। उत्साह आत्मविश्वास, आत्मबल और वफादारी को बढ़ाता है। यह अमूल्य है। उत्साह एक से दूसरे में फैलता है। हम किसी व्यक्ति से बात करने, चलने और हाथ मिलाने के ढंग से उसके उत्साह को महसूस कर सकते हैं। उत्साह एक तरह की आदत है। इसे अपनाया जा सकता है और इसका अभ्यास किया जा सकता है। और 10वां कदम है ईमानदारी और सच्चाई से प्रशंसा करें। गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिसिएशन। मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स का कहना है कि इंसान की सबसे गहरी इच्छाओं में से एक है प्रशंसा पाने की इच्छा। अनचाहा महसूस होने का भाव तकलीफदेह हो सकता है। सच्ची तारीफ करना उन सबसे बड़े उपहारों में से है जो हम किसी को दे सकते हैं। इससे दूसरा व्यक्ति खुद को महत्वपूर्ण समझता है। तारीफ का असर तभी होता है जब उसमें इस तरह की बातें हों। ये साफ और स्पष्ट होनी चाहिए। अगर मैं किसी को ये कहकर चल देता हूँ कि उसने अच्छा काम किया है, तो वो मन में क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि मैंने क्या अच्छा काम किया है। वो कुछ समझ नहीं पाएगा। मगर जब मैं कहता हूँ कि तुमने जिस तरह उस अड़ियल ग्राहक को समझाया वो बहुत अच्छा काम था, तो वो समझ जाता है कि उसके किस काम की तारीफ हो रही है। और दूसरा पॉइंट है कि ये तुरंत होनी चाहिए। किसी के अच्छा काम करने पर यदि हम उसकी तारीफ 6 महीने बाद करें तो उस तारीफ का असर कम हो जाता है। और तीसरा पॉइंट है कि ये सच्ची होनी चाहिए, ये दिल से निकलनी चाहिए। हमारे हर शब्द से ईमानदारी झलकनी चाहिए। चौथा पॉइंट है प्रशंसा में परंतु शब्द लगाकर उसे हल्का ना करें। परंतु लगाकर हम उस प्रशंसा के महत्व को मिटा देते हैं। और इसके अलावा या ऐसे दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करना बेहतर है, जैसे मुझे आपका काम पसंद आया, लेकिन
ये कहने की बजाय कुछ इस तरह कहिए कि मुझे आपका काम पसंद आया और इसके अलावा आप कृपया जो भी आप काम कहना चाहते हैं। प्रशंसा करने के बाद हमें उसकी रसीद या स्वीकृति प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग बदले में प्रशंसा पाने की उम्मीद रखते हुए वहीं खड़े रहते हैं। प्रशंसा करने का उद्देश्य यह नहीं होना चाहिए। अगर हमारी कोई तारीफ करे तो उसे धन्यवाद कहते हुए विनम्रतापूर्वक स्वीकार कीजिए। और 11वां कदम है, जब हम कोई गलती करते हैं तो उसे कबूल करते हुए आगे बढ़ें। When you make mistake, accept it and move on। जब मैं गलती करूं तो मुझ में इतनी शक्ति हो कि मैं खुद को बदल सकूं, और जब मैं सही काम करूं तो मुझ में इतनी शक्ति हो कि मुझ में अहंकार ना आए। यही जीने की अच्छी फिलॉसफी है। और 12वां कदम है, तर्क करें पर तकरार ना करें। डिस्कस बट डोंट आर्ग्यू। तकरार और बहस से बचा जा सकता है और थोड़ी सावधानी बरतकर इंसान मन की बहुत सारी तकलीफ़ों से बच सकता है। किसी बहस को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसमें पड़ा ही ना जाए। बहस एक ऐसी चीज़ है जिसे जीता नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम इसे जीतते हैं तो भी हारेंगे और अगर हारते हैं तो भी हारेंगे। अगर हम एक बहस में जीतते हैं मगर एक अच्छी नौकरी, ग्राहक, दोस्त या जीवन साथी को खो देते हैं तो ये कैसी जीत है? बिल्कुल खोखली। बहसबाजी झूठे अहंकार से पैदा होती है। बहस करना हारी हुई लड़ाई को लड़ने के समान है। अगर कोई जीतता भी है तो उसे हासिल होने वाली चीज़ से ज़्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। जज्बाती लड़ाइयाँ हमारे जीत जाने के बाद भी दिलों में दर्द छोड़ देती हैं। और अब आगे बात करते हैं कि तर्क और बहस में क्या अंतर है। What is the difference between an argument and a discussion? बहस से आग निकलती है और तर्क से रोशनी। बहस अहंकार और बददिमागी से उपजती है, जबकि तर्क खुले दिमाग या सीखने की भावना से उपजता है। बहस में अज्ञानता की अदला बदली होती है, जबकि तर्क में ज्ञान की। बहस से लोगों के मिजाज का पता चलता है, जबकि तर्क से उनकी समझदारी का। बहस में ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि कौन सही है, जबकि तर्क में ये साबित किया जाता है कि क्या सही है। मन में पहले से राय बनाए बैठे व्यक्ति के साथ बहस करना समझदारी नहीं है। ऐसा आदमी बंद दिमाग का होता है, इसलिए हम उसे तर्क से नहीं समझा सकते। एक छोटा दिमाग और एक बड़ा मुंह आम तौर पर बेबुनियाद बहस को जन्म देता है। तो दोस्तों, आज हम इन 12 कदमों पर ही बात करेंगे। आगे के 13 कदमों पर बात करने के लिए हम लोग मिलेंगे कल सुबह 11 बजे यहीं मेरे चैनल पर, जिसका नाम है जीतेंगे हम। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये 12 कदम बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी शख्सियत भी औरों से बेहतर बन सकेगी। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह 11 बजे यहीं मेरे चैनल पर, जिसका नाम है जीतेंगे हम, और हम बात करेंगे आगे के 13 कदमों की। तब तक के लिए अलविदा। रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस बात को हमेशा अपने मन में रखिए कि चाहे कितने हो गम, पर जीतेंगे हम। जय हिंद।